नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ J09। ठीक है, आप लोग को स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे हिस्ट्री के बारे में, और हम लोग इतिहास के मुख्य रूप से जब भाग बांटा गया था उसमें 3 भाग बांटा गया था। कौन कौन बांटा गया था? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे सिर्फ प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। चलिए आते हैं। तो हम क्या बोला था कि इतिहास जो है मुख्य रूप से 3 भाग में था। एक प्रागैतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और एक आधैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिला था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन था? एक पुरापाषाण काल था, एक मध्यपाषाण काल था, एक नवपाषाण काल था। ठीक है, यही था ना? लिख लेते हैं हम लोग। एक पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। हमने क्या बोला था कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो हम लोग मानव द्वारा लिखा गया साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, जबकि आधैतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखा गया साक्ष्य मिला तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लेकिन हम लोग उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन इन लोग थोड़ा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या बताए थे कि 25 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। क्या हम बोले? ध्यान से सुनिए। 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख से 9000 BC तक। ठीक है, पुरापाषाण काल। और मध्यपाषाण काल कितना में आता है? 9000 BC से 8000 BC तक, मतलब ईसा पूर्व तक। और इसमें 8000 BC से 4000 BC तक नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हम लोग जिक्र किए थे, उस समय मानव अस्थायी रूप से नहीं थे, घुमंतु जीवन जीते थे और खाना बदोश थे, खाद्य संग्रह इकट्ठा करते थे। उस समय पुरापाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था पता है? इन लोग को आग की खोज कर लिया था, आग का खोज कर लिया था, लेकिन इन लोग को पता नहीं था कि सही तरह से हम लोग यूज कहाँ करें। यूज करने के बाद जब पता चला, उसमें मध्यपाषाण काल में पता चला कि कहाँ हम लोग को आग को सही तरह से यूज करना है। और मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे हथियार बनाने के इन लोगों को काम मतलब सीख गया था पूरा अच्छा तरह से। ठीक है, इसमें खाद संग्रह जो है ना, खाद संग्रह इसमें पुरापाषाण काल में इकट्ठा करके जमीन के नीचे रखते थे। फिर 1-2 महीना बाद वही जगह आके देखते हैं तो फिर वही जगह पौधा पेड़ उड़ लग गया है, इससे जानकारी मिलता है। ठीक है, उस समय लोग कच्चा मांस भी खाते थे और मध्यपाषाण काल में आग का यूज करने के लिए अच्छा तरह से जान गया था, है ना। और नवपाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें खेती करने के लिए जानकारी बहुत ही अच्छा तरह से उन लोग सीख गया था। खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा तरह से इन लोग को सीख गया था। इसमें मनका बनाने के लिए भी आता था। मनका मतलब समझें? मनका मतलब जो मिट्टी का जो घड़ा नहीं होता है, वो बनाने के लिए सीख गए थे। उसके बाद इन लोग घर बनाने के लिए, जैसे आवास बनाने के लिए ये लोग सीख गए थे। मतलब नवपाषाण काल में मुख्य रूप से अस्थायी तौर तरीके रहने के लिए बहुत ही अच्छा तरह से इन लोग सीख लिया था। ठीक है, और इसमें तांबा की भी जानकारी हो गया था। क्या हम बोले? तांबा की जानकारी भी मिल गया था और इन लोग को कुल्हाड़ी भी अच्छा तरह से बनाने के लिए भी सीख गया था। चलिए, हम लोग रिवीजन तो कर लिए, अब हम लोग आते हैं आधैतिहासिक काल के बारे। तो आधैतिहासिक काल के बारे क्या होता है कि हम क्या बोले थे कि मानव द्वारा लिखा गया साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या हम बोले? ध्यान से सुनिए कि मानव द्वारा लिखा गया जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। और आधैतिहासिक काल के बारे में क्या मतलब? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यही है। चलिए अब लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आधैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रागैतिहासिक काल हम लोग को कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए आधैतिहासिक काल में बारे हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा रूप ही सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या हम बोले, ध्यान से सुनिए। हड़प्पा जो सभ्यता है, दूसरा रूप सिंधु घाटी सभ्यता ही के रूप से हम लोग जानते हैं, और इन दोनों मिला के हम लोग का कांसी युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या हम बोले, ध्यान से सुनिए कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसी का दूसरा रूप कांसी युगीन सभ्यता को हम लोग बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है या रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है, इसका खोज क्या था, 1921 में दयाराम साहनी ने खोदाई की थी। क्या हम बोले, इसका जो खोदाई किया था, इसमें जो खोदाई किया था, प्रथम व्यक्ति थे दयाराम साहनी, 1921 में खोजा था। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जो जानकारी दिया था वो कौन था। तो इसको जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में दिया था चार्ल्स मेसन ने। उस समय क्या था, लाहौर और कराची के बीच में उस समय रेल का पटरी बिछाने के लिए काम चल रहा था। तो उस समय जगह जगह पर रेल का पटरी बिछाने का काम चल रहा था। उसी पीरियड में जब हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में उन लोग पहुंचा तो देखा कि तरह तरह का खोद के निकाला गया। तो इसका जानकारी सबसे फर्स्ट में दिया, हड़प्पा सभ्यता का जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। लेकिन जब सर्वेक्षण का बात आता है तो उस समय भारत का जो अधिकारी था वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया था वो चार्ल्स मेसन ने दिया था। क्या हम बोले, ध्यान से देखिए। जब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का जब नामकरण का बात आता है तो चार्ल्स मेसन आता है, चार्ल्स मार्शल आता है। चार्ल्स मेसन जो था पता जानकारी दिया 1826 में, जबकि नामकरण का बात आता है तो चार्ल्स मार्शल आता है, जॉन मार्शल आता है। जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन जो है वो जानकारी प्राप्त किया था, जबकि नामकरण आया था जॉन मार्शल ने किया था। जबकि इसका सर्वेक्षण जो किया था ना, सर्वेक्षण किया था वो कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम था। इसमें क्या हम बोले, जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया था उस समय भारत पुरातात्विक विभाग का अधिकारी कौन था पता, उसमें जॉन मार्शल था। उस समय उसी का पीरियड में था, 1853 से 1856 के बीच में था। ठीक है, चलिए हम लोग अब हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे। ये सब तो हम लोग जानेंगे, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक, आधैतिहासिक काल के बारे, है ना। तो अब हम लोग का हेडिंग क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कांसी युगीन सभ्यता, कांसी युगीन सभ्यता। पूछा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल में कौन सभ्यता आता है, या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांसी युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम क्या बोले कि रावी नदी किनारे स्थित है। इसको खोज किया था दयाराम साहनी ने, खोज किया था चार्ल्स मेसन ने, जबकि नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, जबकि सर्वेक्षण किया था लॉर्ड कनिंघम में। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत में क्या पूरा विश्व में प्रथम स्थल खोजा गया था, यहीं पे हड़प्पा सभ्यता में प्रथम जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुआ है, खोजा गया था, यहाँ प्रथम स्थल खोजा गया था। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें मुख्य रूप से नगर नियोजन का नियोजन था ना, बहुत ही अच्छा तरह से था। उसमें नगरीयकरण सबसे ज़्यादा मिला। हड़प्पा सभ्यता से तो 2-3 वो मिला है, लेकिन जो इसमें नगर
नगर की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा नगर मिला है, सबसे ज़्यादा नगर का इन लोग प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यह सबसे विश्व की सबसे मतलब प्राचीन सभ्यता है। अब C14 के तहत C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग 2300 से लेकर 1700 मत तक मानते हैं। कहीं कहीं दिया हुआ है 2300 से, तो ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी में दिया गया है कार्बन डेटिंग के द्वारा। और फिर कहीं कहीं दिया है कि 2500 से लेके, इसी का बारे हड़प्पा सभ्यता के बारे कहीं की दिया है 2500 से 1500 BC तक। मतलब अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तर्क दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे अभी हम बोले कार्बन डेटिंग पद्धति में दिया है कि 2300 से 1750 या 1700 भी दिया है, ठीक है। जबकि और आया है वैज्ञानिक लोग आए हैं तो उस समय फिर दिया है कि 2500 से 1500 के बीच में दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे हम लोग जान गए। और सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता की दूसरा रूप ही सिंधु घाटी सभ्यता है, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है, या तो फिर ताम्र युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े थे, जो पूरा पाषाण काल में जो तो नीचे था नवपाषाण काल में, उसमें तांबा की जानकारी मिल गया था। क्या बोले, तांबा की जानकारी हो गया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या था कि वही नवपाषाण काल ही में ही जो तांबा का जिक्र किया गया था, तो उसमें कांसा का भी यूज हो गया था। कांसा बनता कैसे है? कांसा, तांबा और टीन। कांसा का कैसे बनता? तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। ये 80% होता है और ये 20% मिला के क्या बना जाता है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। इसमें ना नगरीय सभ्यता में आप लोग मतलब नगरीय सभ्यता ग्रिड पद्धति अपनाया था। उस समय नगरीय सभ्यता में ग्रिड पद्धति अपनाया था। ग्रिड पद्धति अपनाया था, समझे? ग्रिड पद्धति मतलब समझे, मतलब जो ईंटा का जो इन लोग प्रयोग किया था उस समय, उन लोग ईंटा का जो प्रयोग किया था उसमें 3 प्रकार का ईंटा था उस समय। पता है कौन कौन? देखो, एक कच्ची ईंटें था, देखो बता देते हैं। ईंटा का जो इन लोग प्रयोग किया था, ईंटा का जो प्रयोग किया था ना, इसमें 3 प्रकार के था। कौन कौन? एक कच्चा ईंटा था, ठीक है। दूसरा जो पक्की हुई ईंटें था, पक्की ईंटें का प्रयोग किया, ठीक है। और दूसरा तीसरा में क्या था? जो फन्नीदार ईंटा का प्रयोग किया था। कच्चा ईंटों का प्रयोग इन लोग किया था क्या चीज़ बनाने के लिए? पता है? रोड बनाने के लिए। रोड बनाने के लिए इन लोग कच्चा ईंटा का प्रयोग किया था। उसके बाद से चबूतरा, जैसे बैठने के लिए गांव में नहीं होता, जैसे हल्का सा जो जमीन से ऊपर हल्का बस बनाता है ना, 1 इंच मतलब 1 फीट 2 फीट के लिए ये चबूतरा बनाता है। क्या बनाता है? चबूतरा। और पक्की ईंट से क्या बनाता है पता? मतलब भवन का निर्माण करता हुए विशाल भवन का निर्माण, विशाल भवन का निर्माण। और फन्नीदार ईंटे का प्रयोग किया था कहाँ? नली में प्रयोग किया था। नली में जो नगरीय सभ्यता था उसमें विशेष प्रकार का जो है क्या था कि इन लोग मतलब नली का प्रयोग किया था सुव्यवस्थित तरीका से। मतलब किसी के घर से, जैसे घर से इन लोग जिस तरह था सिंधु हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता जो बनाया था उसमें मतलब जल निकासी के लिए एक विशेष प्रकार का इन लोग उपलब्धि है। इन लोग मतलब इस तरह से बनाया था कि एक दूसरे पर जो घर था उन लोग का 90 डिग्री के समकोण पर काटता था, और जो उन लोग को जल का निकासी था सुव्यवस्थित किया गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इन लोग ईंटे का प्रयोग जो किया था, 3 प्रकार के ईंटे का प्रयोग किया था। कौन कौन? एक कच्चा ईंटा का, एक पक्की ईंटा का, तीसरा फन्नीदार ईंटा का प्रयोग किया था। इन लोग को जान लेते हैं। जैसे देखिए टीला के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नगरीय सभ्यता में तो उस समय टीला का जो प्रयोग किया गया था ना, टीला का जो प्रयोग किया था, इसमें 2 प्रकार का टीला था। कौन कौन? एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। क्या हम बोले? टीला का जो इन लोग प्रयोग किया था इसमें 2 प्रकार का था। एक था पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला क्या है? इसमें दुर्ग कहते हैं। पश्चिमी टीला को हम लोग दुर्ग कहते हैं, या जो है
पश्चिमी टीला जो है पुरोहित में रहते थे, पुरोहित राजा महाराजा जो इन लोग रहते थे वो पुरोहित है। और ये पता कैसा था, इसमें देखिए हल्का सा ऊपर में रहता था, मतलब ऊपर रहता था, और जो निचला पूर्वी टीला जो था ना, यह मतलब मध्यम क्लास के जो निम्न वर्ग के रहते थे ये पूर्वी ढलान में रहते, मतलब पूर्वी भाग में रहते थे। देखिए इसका भाग बड़ा था, इससे ये वाला बड़ा था। इसमें पुरोहित था, पुरोहित था, पुरोहित रहते थे, महाराजा रहते थे, महाराजा रहते थे। इसमें निम्न वर्ग के रहते थे, निम्न वर्ग के लोग रहते थे। किसमें? इसमें पूर्वी टीला में। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन लोग को जो पुरोहित रहते थे, जो दुर्ग में जो पश्चिमी टीला था, इसमें चारों तरफ से पक्की ईंटों से, मतलब पक्की ईंटों से इन लोग को चारों तरफ से कवर था। इन लोग को सेफ्टी बहुत ज़रूरी था, जिसमें दुर्ग में जो था उसमें उन लोग को सेफ्टी बहुत ज़रूरी था। जबकि पूर्वी टीला में जो था इन लोग निम्न वर्ग के, इन लोग को उतना कोई खास मतलब इन लोग को नहीं था, मतलब इन लोग का जिस तरह से कवर किया था चारों तरफ से दुर्ग में, उस तरह इन लोग को नहीं किया गया था, इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे बड़ी बात है, इसमें एक नगर का जानकारी मिला था बहुत ही बड़ा, जो उसका 3 भाग में बांटा गया था। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता था, उसमें से मतलब एक नगर का खोज किया था जो 3 भाग में बांटा गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान नगर जो खोजा गया था वो 3 भाग में बांटा गया। चलिए हम लोग जान लेते हैं उसका नाम क्या है। देखिए इसमें जो खोजा गया था, देखिए नगरीय सभ्यता हम लोग पढ़े थे, नगरीय। तो इसमें जो तो एक जगह नगर था, उसका नाम था क्या? धोलावीरा। क्या था? धोलावीरा। यार ये ऐसा नगर था, इसमें 3 भाग में बांटा गया था, 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन भाग में बांटा गया था? देखिए फर्स्ट में था जो दुर्ग था, दुर्ग जो राजा या पुरोहित रहते थे। ठीक है, इसमें जो मध्यम वर्ग के रहते थे, मध्यम वर्ग के तो यहाँ इसमें जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ये सबसे ज़्यादा धोलावीरा जो है ना, ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? या गुजरात में पाया जाता है। धोलावीरा गुजरात में पाया जाता है। और ये उस समय की बात है जिस समय नगरीय सभ्यता चल रहा था, तो उसमें धोलावीरा जो था सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा इसमें क्या था? नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें जो एक था, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, समकालीन सभ्यता चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय समकालीन सभ्यता चल रहा था। क्या चल रहा था? समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता चल रहा था, सभ्यता। तो इस समकालीन सभ्यता में मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा था। समकालीन सभ्यता में मुख्य रूप से 3 भाग में बटा हुआ था। उसका नाम था फर्स्ट में चीन की सभ्यता। क्या था? चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। दूसरा था मिस्र की सभ्यता, मिस्र का सभ्यता। और तीसरा था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता। चीन की सभ्यता हांगकांग हॉन्स नदी में स्थित है, जबकि मिस्र की जो सभ्यता था ना, मिस्र की सभ्यता, इसमें नील नदी का मिस्र सभ्यता जो है नील नदी का ही दूसरा रूप है। इसी में नील नदी का जो इसमें उद्गम स्थल, नील नदी का उद्गम स्थल पता क्या है? उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है। ठीक है। और इसका जो मुहाना है ना, मुहाना मतलब उद्गम कहाँ से होता है और गिरता कहाँ से है? तो उद्गम विक्टोरिया में होता है, जबकि इसका मुहाना जो था गिरता कहाँ है? भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से नील नदी। समझे? अब हम लोग जान जाते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में बोला जाता है या इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो अभी स्थित है वह अभी इराक में स्थित है। इराक। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है यह 2 नदियों के किनारे में स्थित है। पता है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वह 2 नदियों के किनारे स्थित है और उस नदी का नाम क्या है पता? एक है दजला और दूसरा है फरात। क्या हम बोले? 2 नदियों की किनारे स्थित दजला और फरात नदियों की जो बीच की नदी जो स्थित है उस मेसोपोटामिया की सभ्यता है। फिलहाल का इसका जो दजला नदी है इसको अभी टिग्रिस नाम है, प्रेजेंट में टिग्रिस नाम है, और जो फरात है यूफ्रेटस है। क्या है? यूफ्रेटस। इराक की राजधानी पता कहाँ? बगदाद। कहाँ है? बगदाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे हम लोग भौगोलिक रूप से भौगोलिक क्षेत्र से जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में इसमें 4 भाग में बांटा गया था। 4 भाग में बांटा गया था। भौगोलिक क्षेत्र में 4 भाग में था। क्या था? ऊपर में उत्तर में मांडा स्थित है। मांडा ये कहाँ पड़ता है पता? ये जम्मू कश्मीर में या इसमें जो नदी स्थित है उसका नाम है चेनाब नदी। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में जो उत्तर में स्थित भाग में है वो मांडा स्थित है, जबकि दक्षिण में दाइमाबाद स्थित है। दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद। और यह दाइमाबाद कहाँ पड़ता है पता है? महाराष्ट्र में या ऐसा कौन नदी है पता? परवार नदी है। कौन है? परवार नदी मतलब किसका सहायक पता? गोदावरी के सहायक है। गोदावरी का सहायक नदी परवार नदी है। ठीक है, और पूरब में पड़ता है आलमगीरपुर। और ये कहाँ पड़ता पता है? मेरठ जो पड़ता है, मेरठ जो पड़ता है या यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। और इसमें जो नदी है वह है हिंडन नदी। क्या है? हिंडन नदी स्थित है, जबकि पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में से दासक नदी है। क्या है? दासक नदी है, और यह बलूचिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में पड़ता है। या जो है दासिक नदी है में स्थित है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।